पिछले वीडियो में हम लोग 2004 का पेपर देखे थे 41 तक। तो उसके आगे अब देखा जाएगा। 41 तक देख लिए हैं, अब इसके आगे देखा जाए। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। तो इसमें भाषा और समाज जो है ये रचना रामविलास शर्मा की है। अब देखिए, यह दिया है कि इस प्रश्न की व्याख्या प्रश्न संख्या 15 में समाहित है। छायावाद दूसरी परंपरा की खोज, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक कृतियां नामवर सिंह की हैं। तो छायावाद नाम से नामवर सिंह लिखे हैं, दूसरी परंपरा की खोज नाम से लिखे हैं और हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नाम से लिखे हैं। ठीक। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन, निर्मल वर्मा। तो इसमें नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। नरेश मेहता को मिला है, दिनकर को भी मिला है, दिनकर को उर्वशी पे मिला है। दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में, नरेश मेहता को हिंदी साहित्य में योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। तो मगध कविता संग्रह किसका है? अशोक वाजपेयी का है कि श्रीकांत वर्मा का है कि मोहन राकेश का है कि रघुवीर सहाय का है? तो मगध कविता संग्रह ये है, श्रीकांत वर्मा की रचना है। मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? रोला, छप्पै, चौपाई, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि रोला का विपरीत होता है सोरठा। दोहा का विपरीत छंद सोरठा होता है। दोहे के विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। दोहे के विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक। यहाँ पे लग रहा है गलत दिया। दोहे के सम चरण में नहीं, 1 और 3 में ठीक है। यहाँ पे विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11, जबकि सोरठा के विषम चरणों में 11 तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये भी ध्यान देना कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11 और 13 प्रयति होती है तथा छप्पे में 6 चरण होते हैं। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो काला जल ये सानी का उपन्यास है। तो इसका कथानक किस समस्या से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है कि दलित समस्या से संबंधित है कि भ्रष्टाचार से है कि सांप्रदायिकता से है? तो काला जल नामक उपन्यास के लेखक सानी हैं। देखिए, ये सांप्रदायिकता पर आधारित है। नेताजी कहिन के लेखक हैं? रविंद्र कालिया, रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। तो नेताजी कहिन ये मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। कसब के आप ये सब इनका उपन्यास है। नेताजी कहिन के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। चौपाई छंद की में मात्राओं की संख्या होती है 11, 13, 16 और 24। तो चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या 16 होती है। यह मात्रिक सम छंद है। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में जगड़ तथा तगड़ नहीं होने चाहिए। अब देखा जाए 49 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य को हमको चुनना है। कौन शुद्ध है? राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो इसमें यही सही होगा, राम ने रोटी खाई है, ये शुद्ध वाक्य होगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो इसमें शुद्ध शब्द को चुनना है। संन्यास सही है कि संन्यास सही है? संन्यास, संन्यास। तो इसमें ये है संन्यास जो लिखा है ये सही है, शुद्ध शब्द है। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? तो सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान। तो गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक, ये सबसे इनका अंतिम उपन्यास है 1936 ईस्वी में। सेवा सदन 1918 ईस्वी में है, निर्मला 27 में है। प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन 1918 ईस्वी है तथा अंतिम उपन्यास गोदान है। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास वरदान जो 1921 में है, यहाँ पे गलत लिखा है। प्रतिज्ञा 1906, प्रेमाश्रम 1922 में है, रंगभूमि 1925 में है, कायाकल्प 26 में है, निर्मला 27 में, गबन 31 में, कर्मभूमि 33 में तथा गोदान 36 में है। और इनका मंगलसूत्र नाम से उपन्यास लिखे तो वो अधूरा है, अपूर्ण है। सूची
A1 को मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें मिलान करना है। तो पुस्तक दिया है यहाँ पे और ये लेखक दिया है शेखर एक जीवनी। ये उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? अशोक के फूल है। ये निबंध संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। तो शेखर एक जीवनी ये हरिवंश राय बच्चन। तो ये क का हो जाएगा तीसरा। तो क का तीसरा बस एक ही में दिया है, तीसरा वाला में नहीं, दो में दिया है, तीसरा और चौथा दोनों में है। अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो क का पहला हो जाएगा। तो ये तीसरा में दिया है। ठीक, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। अनंत का संधि सही संधि विच्छेद होगा। अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, अ प्लस नंत, अनंत प्लस त। तो अनंत का सही संधि विच्छेद दूसरा वाला होगा अन प्लस अंत। इस पे हलंत रहना चाहिए अन पे, अन प्लस अंत अनंत। बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? तो बाल्टी जो है विदेशज शब्द है। ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा को पूछ रहा है कि पूर्वी हिंदी है कि पश्चिमी हिंदी है कि बिहारी है, और एक ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। तो ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी में आती है। ब्रजभाषा हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, इसको कौरवी राहुल संकीर्तन कहे हैं। ब्रजभाषा बुंदेली, हरियाणवी, इसको बांगरू भी कहा जाता है। और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये तीन बोलियां मगही, मैथिली, मगही और भोजपुरी। पहाड़ी बोली के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली बोलियां आती हैं। अब देखा जाए आगे 56 नंबर। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, इंसाला खान, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो नासिकेतोपाख्यान ये रचना है सदल मिश्र की। सदल मिश्र आरा बिहार के निवासी थे। ये बिहार के आरा के थे। उन्होंने सन 1960 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना की, जिसमें चंद्रावती की कथा है। लल्लू लाल ने प्रेम सागर तथा इंसाला खान ने रानी केत की कहानी की रचना की। तो यहाँ पे ध्यान देना है ये कि प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है और रानी केत की कहानी इंसाला खां की रचना है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में किसने अनुवाद किया है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, कि राजा लक्ष्मण सिंह ने, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कि गिरधर दास ने। तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के रघुवंश एवं मेघदूत का भी हिंदी में अनुवाद किया। ये प्रजा हितैषी नामक एक पत्र भी निकालते थे। तो ये ध्यान देना है कि प्रजा हितैषी नामक पत्र कौन निकालता था? तो निकालते थे राजा लक्ष्मण सिंह। अब देखिए आगे, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। तो ये इसका पूछ रहा है कि कब दिए थे, किस सन में दिए थे। तो 1880 दिया है, 74 दिया है, 84 दिया है और 82 दिया है। तो भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? 1884, 1984 ईस्वी अर्थात संवत 1941 में दिया था। यहाँ पे कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 1884 ही है, ये एकदम सही है कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान ये था कि भारत और वर्षोन्नति कैसे हो। तो ये 1884 में दिए थे, ये 1884 ईस्वी में दिए थे। ठीक, और इनकी 85 में मृत्यु हो गई थी। तो 1884 में ये बलिया वाला व्याख्यान दिए थे अपना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान 1884 ईस्वी अर्थात 1900, ये गलत दिया है यहाँ पे जो दिया है 1984 गलत लिख दिया है। तो 1884 ध्यान देना है। अब आगे देखा जाए, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास इसको माना जाता है। तो इसके लेखक कौन हैं? सीताराम दास हैं, कि लाला श्रीनिवास दास हैं, कि प्रताप नारायण मिश्र हैं, कि इनमें से कोई नहीं है। तो ये लाला श्रीनिवास दास की औपन्यासिक कृति है। हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास हैं, जिनकी परीक्षा गुरु सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास के रूप में प्रकट हुआ। इसमें उपदेशात्मकता का प्राधान्य है। शुरू में जो उपन्यास लिखे गए उसमें उपदेशात्मकता ज़्यादा थी। तो ये उपदेश प्रधान उपन्यास है, जिसमें दिल्ली की एक सेठ पुत्र की कहानी है। भारतेंदु का केंद्रीय
विधा है, तो भारतेंदु युग जो था उसमें पूछ रहा है केंद्रीय विधा, किस विधा पे ज़्यादा रचना की गई, किस विधा में। तो उपन्यास में ज़्यादा की गई कि कहानी में कि नाटक में कि इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि नाटक भारतेंदु युग में सबसे ज़्यादा लिखा गया था, मतलब कि भारतेंदु युग का केंद्रीय विधा थी। और आगे देखा जाए, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो नूतन ब्रह्मचारी ये भी उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी के अलावा 100 जाने 100 जान, तो ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। और उसके अलावा क्या लिखे हैं, 100 जाने 100 जान। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, ये लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। बाल मुकुंद गुप्त का कामिनी तथा किशोरीलाल गोस्वामी का लौंग लता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी आदि प्रसिद्ध हैं, उपन्यास हैं ये सब। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो ये ऑप्शन दिया है, कवि वचन सुधा को कहा जाता है, कि समाचार सुधा वर्तमान को कहा जाता है, कि हिंदी प्रदीप को कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए नीचे दिया है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र है, भारत मित्र, जो किसी विकल्प में नहीं दिया गया है। इसके संपादक बाल मुकुंद जी हैं। संयोगिता स्वयंवर है, अब इसका विधा पूछ रहा है कि संयोगिता स्वयंवर जो है इसकी विधा क्या है, नाटक है कि उपन्यास है कि कहानी है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो संयुक्ता स्वयंवर क्या है, नाटक है। संयुक्ता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटकों में श्री प्रहलाद चरित भी लिखे हैं, प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण तथा रणधीर प्रेम मोहिनी जो है, ये रणधीर प्रेम मोहिनी ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्राह्मण के संपादक थे, तो ब्राह्मण पत्रिका थी, उसके संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त थे, कि किशोरीलाल गोस्वामी, कि बाल कृष्ण भट्ट थे, कि प्रताप नारायण मिश्र थे? तो यही थे, प्रताप नारायण मिश्र जो थे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। इस मासिक पत्र का प्रकाशन कानपुर से होता था। ये पत्र जो था मासिक था और इसका प्रकाशन होता था कानपुर से। बालकृष्ण भट्ट के संपादन में हिंदी प्रदीप प्रयाग से प्रकाशित होता था। तो हिंदी प्रदीप जो थी पत्रिका, इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट और ये होता था प्रयाग से प्रकाशित। अब देखा जाए आगे, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। ये भारतेंदु युग की पत्रिकाएं हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे प्रेमघन थे, कि भारतेंदु थे, कि श्रीनिवास दास थे, कि इनमें से कोई नहीं। तो आनंद कादम्बिनी के प्रेमघन संपादक हैं थे। तो ये निकला कहाँ से? मिर्जापुर से निकला था ये पत्र। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्र था, ये भी मासिक था, और ब्राह्मण पत्रिका जो थी वो भी, जिसका प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। भारतेंदु के प्रमुख पत्र कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, ये मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तीनों था, ये ध्यान देना है। कवि वचन सुधा जो था मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तीनों था। हरिश्चंद्र मैगजीन जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से हो गया, मासिक 1873 ईस्वी बनारस से, इसके 8 अंकों के बाद नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। तथा सन 1874 में भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए बाला बोधनी, ये भी ध्यान देना है, 3 पत्रिका निकाले थे, सब इम्पॉर्टेंट है, पत्रिका निकाली। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो रामचंद्र शुक्ल में साफ एकदम लिखा है इनके बारे में, अयोध्या प्रसाद खत्री जी के बारे में। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने की। अब हो गया हम लोगों का 66 नंबर। अब 67 नंबर देखा जाए। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। जगत है सच्चा वाला कविता जो है वही पूछ रहा है किसकी है। तो नाथुराम शर्मा शंकर की है, कि देवीदत्त शुक्ल की है, कि श्रीधर पाठक की है, कि इनमें से किसी की नहीं है। तो ये रचना है जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की। इनकी अनुदित रचनाएं हैं एकांतवासी योगी, उज्जट ग्राम, ये डिजर्टेड विलेज का है, ऋतु संहार, श्रांत पथिक, तथा मौलिक रचनाएं इनकी हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा है, भारत गीत नाम से लिखे हैं, और मनोविज्ञान भागवान 1, 2, 3, धन विजय, गुणवंत हेमंत, ये ध्यान देना है इनका। वनाष्टक नाम से लिखे हैं, देहरादून नाम से लिखे हैं, गोखले गुणष्टक नाम से लिखे हैं, गोखले प्रशस्ति नाम से लिखे हैं, गोपिका गीत भी ध्यान देना है इनका, स्वर्गीय वीणा भी ध्यान देना है। और उसके बाद तिलिस्माती सुंदरी रचनाएं विशेष उल्लेखनीय है, ये सब है इनकी रचनाएं। स्वच्छंदवाद की विशेषता नहीं है, तो स्वच्छंदवाद की विशेषता क्या नहीं है?
प्रकृति पर्यवेक्षण नहीं है, कि प्रेम चित्रण नहीं है, कि कथा गीत प्रयोग नहीं है, कि ब्रजभाषा में रचना नहीं। तो ये तीनों स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं हैं। प्रकृति पर्यवेक्षण भी था, प्रेम चित्रण भी है, और ये कथा गीत प्रयोग ये भी है, और ब्रजभाषा में रचना ये नहीं है। ठीक। अब स्वच्छंदतावाद काल में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था। अब देखा जाए आगे 69 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय, नहर। तो व्यय जो है पुल्लिंग शब्द है, शेष सभी स्त्रीलिंग है। तो आय जो है, आय स्त्रीलिंग है, लेकिन व्यय जो है पुल्लिंग है। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास, भिखारी दास। तो ध्रुव चरित्र ये नरोत्तम दास की रचना है। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित, ध्रुव चरित्र एवं विचारमाला जैसे ग्रंथों की रचना ब्रजभाषा, जिसमें बैसवाड़े के शब्दों का प्रयोग है, काव्यात्मक नाटक शैली में किया है। रसखान की प्रमुख कृतियाँ हैं सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका, इनका बहुत फेमस है। तथा भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद निर्णय। स्वामी हरिदास ने ये क्या है, ये केली माल है क्या, लेकिन ये नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या है। अब 71 नंबर आगे देखा जाए। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं कबीर दास हैं, कि तुलसी हैं, कि सूर हैं, कि मीराबाई हैं। तो कृष्ण गीतावली ये रचना है तुलसीदास की। ये बार बार पूछता है, कृष्ण के बारे में है, इसीलिए सोचते हैं लोग कि तुलसी नहीं लिखे होंगे, लेकिन ये तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास के प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला नहचु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि हैं। ठीक। मीराबाई ने नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोठा के पद, गीत गोविंद की टीका की रचना की। अब देखिए कबीर की प्रमुख रचना बीजक है। तो बीजक में 3 भाग है, साखी शबद और रामायणी। सूरदास के सूर सागर, ये सूर सागर सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी भी है, सूर सारावली भी है। अब देखिए आगे, जाति विलास के रचयिता है। 72 नंबर प्रश्न है कि जाति विलास के रचयिता है भिखारी दास हैं, कि देव हैं, कि मतिराम हैं, कि भूषण हैं। तो जाति विलास लिखे हैं देव। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो रामचरितमानस को कहा जाता है, कि चंद छंद वर्णन की महिमा को कहा जाता है, कि रामचंद्रिका को कहा जाता है, कि पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अब देखा जाए यहाँ पे रीति काल के प्रमुख कवि केशव दास ने इस ग्रंथ की रचना 1601 में की थी। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया रस से संबंधित है, कवि प्रिया अलंकार से संबंधित है, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, इसमें जहांगीर की प्रशस्ति है, नक्सिक एवं छंदमाल सम्मिलित है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक गंग कवि तथा पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान किस काल में मिलता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है, कि प्रेम मार्गी धारा में मिलता है, कि भारतेंदु युगीन धारा में मिलता है, कि रीति काव्य धारा में मिलता है। तो ये ध्यान देना है कि इसमें आंसर गलत दिया होगा हो सके, लेकिन ध्यान देना है कि कई चिंतनों कला धाराओं का योगदान ये रीति काव्य में मिलता है। ठीक। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान रीति काव्य में मिलता है। अब आगे देखा जाए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब ये पर्यायवाची शब्द दिया है, किसका कौन है मिलाना है। जलज है, जलद है, जलधि है। ठीक। तो जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला, तो ये कमल हो जाएगा। जलद का मतलब बादल होता ही है, और जलधि का मतलब समुद्र, तो इसका हो जाएगा दूसरा। जलज के पर्यायवाची शब्द है कमल, अरविंद, राजीव, सरोज, पंकज, पद्म, अंबुज, पुंडरीक, जलजात तथा नलिन। जलद के पर्यायवाची शब्द हैं बादल, मेघ, घन, जलधर, वारिद। जलधि के पर्यायवाची शब्द हैं समुद्र, सिंधु, उदधि, अर्णव, रत्नाकर। ये सब पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़े हैं। पयोधि तथा नदीस प्रमुख है। नित प्रति पुण्यो रहे आनन ओप उजास में अलंकार है। तो इसमें अलंकार पूछ रहा है, तो उत्प्रेक्षा होगा, कि उपमा होगा, कि अनुप्रास होगा, कि अतिशयोक्ति होगा। तो इसमें अतिशयोक्ति होगा। ठीक। इसमें आंसर गलत दिया होगा, लेकिन अतिशयोक्ति सही आंसर है। अर्ध कथानक है, तो देखिए इसको बहुत बार पूछ दिया।
पेपर इतना हम लोग सॉल्व किए हैं 1, 2, 3 का, तो उसमें कितना बार इसको पूछ दिया है। अर्धकथानक है, ये पूछ रहा है विधा उसकी जीवनी है कि आत्मकथा है कि संस्मरण है कि रिपोर्टाज है। तो ये आत्मकथा है। अर्धकथानक आत्मकथा बनारसी दास जैन की है और एक ब्रजभाषा पद्य में है। बनारसी दास जैन द्वारा लिखित अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। ये हिंदी की पहली आत्मकथा भी है, 1641 में लिखी गई थी। ठीक। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की है? देव के बारे में कहे हैं कि ठाकुर के बारे में कि घनानंद के बारे में कि इनमें से किसी के बारे में नहीं? तो ये घनानंद के बारे में कहे हैं। घनानंद रीतिमुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। ये रीतिमुक्त कवि थे। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। ये भी ध्यान देना है कि मोहम्मद शाह के यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी थे और सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। इन्होंने सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार है, लोकसार नहीं है, रसकेलवल्ली और कृपाकंद भी रहता है, कृपाकांड दिया है, नामक ग्रंथों की रचना की है। अब 79 नंबर देखा जाए। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्ति पूछ रहा है ठाकुर की है कि घनानंद की है कि द्विजदेव की है कि मतीराम की है? तो ये पंक्तियाँ जो है ठाकुर की हैं। इस पंक्ति की रचना रीतिमुक्त धारा के कवि ठाकुर की है। ये पंक्ति की रचना ठाकुर ने की है। ठीक। भिखारी दास की रचना है, तो भिखारी दास की इसमें से रचना कौन है ये पूछ रहा है। काव्य निर्णय है कि काव्य सिंधु है कि चिंतामणि है कि रस विवेक है? तो काव्य निर्णय ये भिखारी दास की रचना है। इनकी अन्य रचना है श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश तथा छंदारव। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की, ये चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन था। ये 4 भाग में है। नैन नचाई कहे मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बिहारी की हैं कि मतीराम की हैं कि पद्माकर की हैं कि इनमें से किसी की नहीं है? तो ये पद्माकर की पंक्ति है। पद्माकर होली के बारे में लिखे हैं ना। तो पद्माकर द्वारा लिखित प्रमुख रचनाओं में जगत विनोद है। जगत विनोद इनका ध्यान देना है। जगत सिंह के बारे में लिखे हैं। पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली 25, प्रताप सिंह बिरदावली, हिम्मत बहादुर बिरदावली तथा स्फुट छंद प्रमुख हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विक्रम संवत 1800 ईस्वी, 1800 ईस्वी में संवत, ये देखिए इसमें संवत में और ईस्वी में कन्फ्यूजन कर देगा। तो 1798 ईस्वी में कि 1802 ईस्वी में? तो ईस्वी में हुआ था। 1800 ईस्वी ध्यान देना है। तो सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट की, इनको ध्यान देना है, जॉन गिलक्राइस्ट, इनकी नियुक्ति की गई। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की। ये भी इनको भी ध्यान देना है कि ये लोग भाषा मुंशी थे, लल्लूलाल और सदल मिश्र। बाद में मुंशी सदाशुल्क एवं इंसाला खां की भी नियुक्ति की गई। तो बाद में ये लोग भी आ गए, सदाशुल्क और इंसाला खां। अब देखिए भाषा युग वासिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल दिया है कन्फ्यूजन करने के लिए, रामाशंकर वाजपेयी और राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। तो ये भाषा युग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। सन 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा युग वासिष्ठ की रचना की, जिसमें खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप देखने को मिलता है। अब आज का ये अंतिम प्रश्न रहेगा इसमें का 84। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? ये भी कई बार पूछ दिया जब से पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 1, 2, 3, उसमें हमको लग रहा है कि हमेशा पूछ दे रहा है, हर साल पूछ दे रहा है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो पुष्पदंत को कि हेमचंद को कि सरहपा को कि विद्यापति को? तो ये सरहपा को माने हैं। तो राहुल जी के अलावा नगेंद्र भी सरहपाद को हिंदी भाषा का प्रथम कवि मानते हैं, जबकि हिंदी की प्रथम रचना देवसेन के श्रावकाचार्य को माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जबकि गुलेरी राजा मुंज को और शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त साली बदसूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे देखा जाएगा इसके बाद 84 के बाद। धन्यवाद।